चलिए आज आपकी हेडिंग है मिश्रण के घटक का पृथक्करण। मिश्रण के घटक का पृथक्करण हम कैसे करते हैं वो आज आपको बताएंगे। कैसे किया जाता है, किस बीज से किया जाता है, किस यंत्र से किया जाता है, क्या क्या लगता है उसको मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए। चलिए पहले आप परिभाषा देख लीजिए। अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ, अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते, यानी कि अन्य पदार्थ भी अशुद्ध होते हैं ना। अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं, वे मिश्रण होते हैं। कह रहा है कि अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ जो शुद्ध नहीं होते वो क्या होते हैं, वो मिश्रण होते हैं। क्या कह रहा है कि अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं, वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि अगर मिश्रण से अन्य घटकों को उसे अलग किया जाएगा तो निम्न विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया गेहूं और उसमें चावल मिला दिया गया, आप किस विधि से पृथक करेंगे? तो आपको एक छन्नी आती है, उससे या तो छानेंगे या फिर आप अपने हाथ से पृथक करेंगे। ठीक उसी प्रकार इस यंत्र से हम मिश्रण को उसके घटक को अलग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग मिलाई जाती है। नंबर 1 क्या है, नोट। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक किया जा सकता है। कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण जो है उसे साधारण भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि उसे अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि गेहूं में कंकड़ मिला हो, हम उसको साधारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं ना, वो क्या है, एक भौतिक विधि है। तो क्या कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। या फिर नंबर 2 क्या है, हाथ से चुनकर या छन्नी से छान। हमने आपको भी बताया ना, गेहूं या चावल को मिलाया जाएगा तो एक छन्नी आती है, उससे आप छान सकते हैं या फिर अपने हाथ से उस कंकड़ को निकाल सकते हैं ना। चलिए आगे क्या है, वाष्प या वाष्पीकरण के घटक को वाष्पशील घटक का क्या कह रहा है कि वाष्पन या वाष्पशील घटक से वाष्पशील घटक का पृथक्करण। हेडिंग क्या है आपका, ये जो फिगर है उससे हम कैसे अब वाष्पशील करके उसको पृथक करेंगे। कह रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक या क्वथनांक के नीचे की वाष्प या गैस में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। कह रहा है कि किसी द्रव का उसके घटक, यदि हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो वह एक समय ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वह वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। वही कह रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे वाष्प या गैस में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। कह रहा है किसी द्रव का वाष्प या गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तथा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। वही पदार्थ आपको वाष्पशील पदार्थ कहलाएगा जो आपका वाष्पशील यानी कि गैस में परिवर्तन हो जाएगा, वही पदार्थ आपको वाष्पशील कहलाएगा। चलिए इस विधि का प्रयोग मिश्रण के वाष्पशील घटक या विलायक से अवाष्पशील घटक विलेय को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। कह रहा है कि मिश्रण के विलायक के घटक को अवाष्पशील या विलेय के घटक वाष्पशील से पृथक किया जा सकता है। या मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील घटक वाष्पित हो जाता है। जब हम मिश्रण को गर्म करेंगे तो वाष्पशील घटक क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, यानी कि वो वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा, हो जाता है। तथा अवाष्पशील घटक शेष जो है, जो अवाष्पशील घटक रहेगा वो तली में बैठ जाएगा। तली में बैठने के पश्चात वहां में उसका पृथक हम कर सकते हैं। जैसे डाई में जल का मिश्रण अर्थात स्याही से किस विधि को पृथक किया जा सकता है। कह रहा है डाई का जल से मिश्रण। चलिए एक बार फिर से पूरा पढ़ाते हैं आपको। क्या कह रहा है कि आपका हेडिंग क्या है, मिश्रण के घटक का पृथक्करण। कह रहा है मिश्रण के घटक का पृथक्करण कैसे करेंगे हम। कह रहा है अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। कह रहा है कुछ पदार्थ शुद्ध भी होते हैं, कुछ अशुद्ध होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है, वे मिश्रण होते हैं। कह रहा है कि जो अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ जो शुद्ध नहीं होते वे क्या होते हैं, वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग मिलाई जाती है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग में लाई जाती है। देखिए क्या नोट नंबर 1 लिखिए, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जो विषमांगी मिश्रण होता है उसे साधारण भौतिक विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको, गेहूं से कंकड़ को निकालना, गेहूं से चावल को निकालना या चावल से गेहूं को निकालना, ये क्या है, साधारण भौतिक विधि है। क्या है, एक आपकी अगली हेडिंग है, वाष्पन वाष्पशील घटक या अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। देखिए ये फिगर है, ये देखिए आपका ये इतना जो बर्नर है, ये आपका स्टैंड है, इधर देखिए जल है, ये क्वथनांक। जैसे अब आप बर्नर को जलाएंगे, ये गर्म होगा ना,
गर्म होकर के कुछ पल ऐसा गर्म होगा तो जब कुछ पल ऐसा होगा कि वो वाष्प में बदलने लगता है। देखिए अन्यथा जाकर स्याही के ऊपर से वाष्प बनकर उड़ रहा है। अब जो स्याही होगी वो पृथक जो बीकर है वो अलग हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहा है कि ध्यान देंगे एक बात, देखिए ये आपका बीकर है, ये आपका कोई पात्र उसमें स्याही रखी हुई है और ये नीचे आपका जल है और नीचे बर्नर है। जब हम बर्नर को जलाएंगे ये पात्र गर्म होगा, गर्म होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसमें से जो पानी रहेगा वाष्प बनकर उड़ने लगेगा, जो स्याही का वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। चलिए क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्पशील गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पन कहलाता है। कह रहा है किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पन कहलाता है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से बताता हूं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे वाष्प या गैस में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तथा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ वाष्प में बदलता है वही पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाएगा। चलिए इस विधि का प्रयोग मिश्रण से वाष्पशील घटक या विलायक से अवाष्पशील घटक विलेय को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। कह रहा है कि इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, इस विधि से मिश्रण को वाष्पशील घटक यानी कि विलायक तथा अवाष्पशील घटक यानी कि विलेय को पृथक किया जा सकता है। इस विधि द्वारा कैसे, जो अवाष्पशील घटक रहेंगे या वाष्पशील घटक रहेंगे, यानी कि वाष्पशील जो घटक रहेगा वो विलायक होगा विलायक होगा और अवाष्पशील जो घटक होगा वो विलेय होगा। विलेय से विलायक को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील घटक वाष्पित हो जाता है। जब हम मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमारा वाष्पशील जो घटक रहेगा वो वाष्पित हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहा था, अवाष्पशील घटक शेष रह जाता है। जो मेरा मिश्रण रहता है वो वाष्पित हो जाता है और जो शेष बचता है वो अवाष्पशील घटक नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार हमारा ये पृथक हो जाता है। जैसे डाई का जल से मिश्रण अर्थात स्याही को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डाई का जल से मिश्रण अर्थात स्याही को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चलिए एक बार मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। क्या कह रहा है कि आपका हेडिंग क्या है, मिश्रण के घटक या पृथक्करण। क्या है मिश्रण के घटक, कैसे क्या करना पड़ेगा हमें, क्या कैसे करेंगे हमारा जो मिश्रण है अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते। जो अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। शुद्ध नहीं होते वे मिश्रण होते हैं, जो शुद्ध नहीं होते वे मिश्रण होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए भिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा है मिश्रण को घटकों को पृथक करने के लिए भिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है जो विषमांगी मिश्रण होगा उसे साधारण भौतिक क्रिया द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। जैसे गेहूं से कंकड़ का पृथक्करण करना, ये भौतिक विधि है और इसे साधारणता आप अपने हाथ से चुनकर निकाल सकते हैं या छन्नी से छानकर निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग आपकी क्या है, वाष्पन या अवाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। कह रहा है किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पन कहलाता है, अर्थात पदार्थ वाष्पशील होता है। कह रहा है किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वह वाष्पशील घटक में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी कि वह वाष्प बनकर उड़ने लगती है, उसे वाष्पन कहते हैं। देखिए आपका ये एक बर्नर है, एक स्टैंड है, आपका पात्र है यानी कि बीकर है, ये आपका एक पात्र रखा है जिसमें स्याही आपका पृथक हो गया है और ऊपर देखिए वाष्प बनकर उड़ रहा है, नीचे देखिए जल है। तो जब हम बर्नर को जलाएंगे जल गर्म होगा, धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ेगा, अर्थात स्याही आपकी पृथक्करण हो जाएगी और जो जल रहेगा वाष्पशील बनकर उड़ने लगेगा। वही कह रहा है कि परिवर्तन होने की वाष्पन कहलाता है तथा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के वाष्पशील घटक विलायक से अवाष्पशील घटक विलेय को पृथक करने में किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है, मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील घटक वाष्पित हो जाता है। मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील घटक वाष्पित हो जाता है तथा अवाष्पशील घटक शेष तली में रह जाता है। जैसे डाई का जल में मिश्रण अर्थात स्याही को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डाई का जल में मिश्रण अर्थात इस विधि द्वारा स्याही को पृथक किया जा सकता है। चलिए हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाते हैं। चलिए आपकी अगली हेडिंग है अब केंद्रीकरण कोलाइड कणों का विलयन से पृथक्करण। कह रहा है अब केंद्रीकरण कोलाइड का विलयन से पृथक्करण क्या है। देखिए आपका ये फिगर है, देखिए ऐसा एक कोई पात्र है डब्बानुमा और ये इसको हम कैसे विधि द्वारा करेंगे, घूर्णन विधि द्वारा कैसे पृथक करेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको क्या है। दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। कह रहा है कि दो घटकों जिनके
जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें उनके अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब फिर से देखिए, कह रहा है दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है जब सघन कणों का पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। कह रहा है यह विधि उस सिद्धांत पर आधारित है जब सघन कणों का अपकेंद्रीकरण बल कार्य करता है। कह रहा है कि यह विधि उस सिद्धांत पर आधारित है जब सघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। यानी कि अपकेंद्री बल मतलब आपके जो सर के ऊपर जो बल कार्य करेगा। यानी कि जब किसी गोलाकार मार्ग पर हम चक्कर लगाते हैं तो ये आपके आपके सिर के ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। जो यानी कि आप जब दौड़ कर खड़े भी होते हैं तो आपको लगता है कि अभी हम दौड़ ही रहे हैं, वही वो अपकेंद्री बल होता है। बल्कि वो बल आपके ऊपर कार्य नहीं करता, हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे ऊपर ऐसा बल कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बल कार्य करता है उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो कण होते हैं उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। यह युक्त जिस प्रयोग से द्रव से ठोस का प्राचक्रित करके पृथक करने में किया जाता है उसे अपकेंद्री कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्री द्वारा पृथक किया जा सकता है। कह रहा है दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्री द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि द्वारा सिद्धांत पर आधारित जब सघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है। जब अपकेंद्री बल कार्य करेगा उन्हें तली में यानी कि उसके सेंटर में जाने के लिए प्रेरित करता है तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस युक्त जिनका प्रयोग द्रव से ठोस का प्राचक्रित करके पृथक करने के लिए किया जाता है इसे अपकेंद्री कहते हैं। जो इस युक्त से प्रयोग करके पृथक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री कहते हैं। देखिए इस विधि का समानता अपकेंद्रशील मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में विद्युत द्वारा या हाथ से चलाया जा सकता है। जो ये मशीन है इसको विद्युत द्वारा या हाथ से भी चलाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए इस मशीन का प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, देखिए रक्त तथा यूरिन के परीक्षण के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, यानी कह रहा है कि यदि रक्त तथा यूरिन का प्रयोग जैसे उसका परीक्षण करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 2 क्या है, वॉशिंग मशीन या गीले कपड़ों से पानी को निचोड़ने में। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग के घर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके घर की वॉशिंग मशीन होगी, इसी प्रकार उसमें डंडे पंखे लगे रहते हैं। जब आप वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो पंखे बहुत तेजी से ऐसे राउंड करते हैं, तो जो हमारे कपड़े से पानी रहता है वो आराम से निचुड़ जाता है, पानी नीचे रह जाता है और जो कपड़ा हमारा होता है वो अंदर आता ज्यादा सूख जाता है। तो क्या कर रहा है, घरों में या डेयरियों में क्रीम से मक्खन को निकालना, यानी कि डेयरी में या घर से आप लोग के घर दूध है ना, तो दूध से जब जिस बीज ऐसे से करके मारते हैं ना, मट्ठा ऐसे मारते हैं, तो उसी बीज को क्या कह रहा है, उसे अपकेंद्री कहते हैं। अपकेंद्री के कारण पोलैरिटी कणों का पृथक्करण। मम्मी जब मट्ठा मारती है तो आप लोग ऐसे देखते हैं ना, जो मट्ठा इसी प्रकार का बना होता है वो क्या कहते हैं उसको, जो भी हो, तो उसका क्या नाम है, चलिए ठीक है, नाम नहीं पता है, आप लोग अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है उसका नाम क्या है। जिसे मट्ठा को मारा जाता है ऐसे करके डुलाया जाता है ना, उसी भी जैसे आप लोग ऐसे डुलाते हैं तो जो क्रीम रहती है वो अंततः अलग होने लगती है और आपका दूध अलग हो जाता है। तो इस विधि में जो दूध से क्रीम को अलग किया जाता है उस विधि में अपकेंद्री का प्रयोग किया जाता है। या फिर पानी से कपड़े से पानी को निचोड़ना, ये भी अपकेंद्री है। और रक्त तथा यूरिन के परीक्षण के लिए जो मशीन का प्रयोग किया जाता है वो भी अपकेंद्री। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह सिद्धांत पर आधारित है जब सघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है तो उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है। और तथा हल्के कण ऊपर रह जाते हैं तथा युक्त में प्रयोग ठोस को प्राचक्रित करके पृथक करने में किया जाता है, इसे अपकेंद्री कहते हैं। जैसे देखिए इस विधि का रसायन पर इस विधि का समानता अपकेंद्री मशीनों द्वारा प्रयोग करके इस मशीन को विद्युत द्वारा या हाथ द्वारा चलाया जा सकता है। इसका निम्न प्रयोग है, क्या है, नंबर 1 रक्त तथा यूरिन का परीक्षण के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में प्रयोग किया जा सकता है। और क्या है, नंबर 2 वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े से पानी को निचोड़ना। नंबर 3 क्या है, घरों या डेयरियों में क्रीम से मक्खन को निकालना। जब मम्मी मट्ठा मारती है तो आप लोग बैठे रहते हैं, देखते हैं तो इसी डुलाती है तो उसमें से
क्या होता है कि दूध से आपका मक्खन अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है। इसी प्रकार इस बीज का प्रयोग करके पृथक किया जाता है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भैया अब तो वीडियो खत्म हो गई, अब तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।